जय हिंद, सत श्री अकाल। आज अपने भूगोल विषय की कक्षा जूम मीटिंग पे लगातार चल रही है, जिसको आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जो दूसरी लहर चल रही है वो बहुत खतरनाक है। 10 तारीख से 24 तारीख तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। आप पूरे कानून नियमों का पालन करें, मास्क रखें, सैनिटाइजर करते रहें, अपने आंख, नाक, मुंह को बार बार न छुएं और हाथ साबुन से बार बार धोते रहें, ताकि आप सुरक्षित हैं तो हम सभी सुरक्षित हैं। और जब हम अपने आप को स्वशासित कर लेंगे तो फिर हमें कोई भी ऐसी महामारी नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। जब इतना लंबा समय हमने कठोर कठिन परिस्थितियों में बिताया है तो अब एक बार और साथ दो, पूर्ण लॉकडाउन रखें अपना, स्वयं का, स्वयं अपने आप में अनुशासित हो गए, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। भूगोल विषय में अपना विषय चल रहा था महासागरीय लवणता, तापमान, जो हमारे पूरे हो गए। आज विषय है महासागरीय निक्षेप, ऑक्शन डिपॉजिट, ऑक्शन डिपॉजिट। तो महासागरीय निक्षेप जो है वो क्या है? दरअसल में महासागरों के अंदर जो निक्षेप किसको कहते हैं, पहले तो इस बात की बात करते हैं। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट ये है कि जैसे मान लो पवन का वेग आया है, आंधी है, आंधी अपने साथ में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेके आती है, कचरा वगैरह। वो जब हवा की गति मंद पड़ती है या कहीं रुकावट आती है तो वो उस स्थान के ऊपर उस कचरे को छोड़ देती है। ये क्या है? डिपॉजिट। इसी प्रकार से नदियां अपने साथ में जल के अंदर रेत, मिट्टी, कंकड़ पत्थर जो लेके आती हैं, कचरा वगैरह, वो किसी न किसी स्थान पे अवरोध पैदा होता है तो वहां, या उसकी गति मंद पड़ती है तो वहां वो छोड़ देते हैं। तो जो नदियां नित्यवाही नदियां हैं वो क्या करती हैं? महासागरों तक पहुंचती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो मौसमी नदियां हैं, जो नित्यवाही नहीं है। बरसात के मौसम के ऊपर बरसात के पानी के द्वारा उन नदियों के अंदर पानी आता है, जल आता है, और उस जल को बहा करके वो लेकर के आते हैं साथ में नदियां। तो उस जल के अंदर जो कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी वगैरह, जो भी कचरा वगैरह जो भी घुला होता है, उसको वो महासागर तक लेके जाती हैं बहा करके। और उसके बाद में जहां महासागरों का मुहाना शुरू होता है, वहां पर वो नदियां महासागर के अंदर विलय हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। और मिलते समय वो जो अपने साथ में पत्थर वगैरह लेके आती हैं वो वहां पर डिपोजिट कर देते हैं, तो महासागरों के अंदर होता है। तो एक तो जो हवा के द्वारा आ रहा है स्थल भाग से, एक नदियों के द्वारा आ रहा है। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं जिनसे धूल वगैरह उठती हैं, या महासागर के अंदर जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, जैसे प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, क्षेत्र है, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, अंगूठी की तरह है। चारों ओर प्रशांत महासागर के किनारों के ऊपर, तट के साथ में, वहां पर चारों ओर वो ज्वालामुखी क्षेत्र है, और इस कारण से उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है वो। तो वहां से जो ज्वालामुखी के द्वारा जो राख, मिट्टी, कंकर, पत्थर जो निकलते हैं, वो भी सारे वही महासागरों के अंदर निक्षेपित होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, गिरते हैं। इसके अलावा महासागरों के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, शैवाल हैं, वो भी वही, उनके खोल हैं, मृत जीवों के या उनके अंडों के खोल हैं, वो भी वही डिपॉजिट करते हैं, वही गिरते हैं, महासागरों के अंदर होते हैं। जिस कारण, जैसे हमने पीछे लवणता के बारे में अध्ययन किया था, ठीक वैसे ही इन बातों पे भी अपने गौर करेंगे। तो महासागरीय निक्षेप समझ में आ गया होगा आप लोगों की, महासागरीय निक्षेप है क्या? महासागरीय निक्षेप जो है वो, जो जितने भी स्थल भाग से, ज्वालामुखी से, जीव पदार्थों से या अजैविक पदार्थों से जो महासागरों के अंदर नीचे जो निक्षेप होता है वो महासागरीय निक्षेप बोलते हैं, जो डिपॉजिट होता है। अब इस महासागरीय निक्षेप का वर्गीकरण अगर हम करें तो इसका वर्गीकरण बड़े बड़े स्तर के ऊपर 4 भागों में किया हुआ है। जैसे मैं अभी क्रम से बोलूंगा, उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे और इसको कंटिन्यू आप कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो डिपॉजिट है, ऑप्शन जो ऑप्शनल डिपॉजिट है, वो स्थलीय या
भूमिज निक्षेप। स्थल भाग आप जानते ही हो, जो हमारा लैंड भूमि है, स्थल भाग है, वो वहां से जो निक्षेप की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो स्थल भागीय निक्षेप में होती हैं। और उस निक्षेप के अंदर क्या क्या चीजें शामिल करते हैं, सबसे पहले बजरी, ग्रेवल्स, बजरी, फिर रेत, सैंड, सिल्ट, मृत्तिका, शिले और पंख मूड। ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग भागों में बांटते हैं हम। तो पहला नंबर लिख लीजिए, स्थल निक्षेप या भूमिज निक्षेप, भूमि का निक्षेप जो भूमि के द्वारा होता है, जिसमें क्या है, बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख, ये चीजें हम उसमें शामिल करेंगे। आगे बात समझ में, इसमें कोई समस्या नहीं है। पंख को फिर आगे 3 भागों में बांटा गया है, नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख। अब ये पंख है क्या, इनके बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, स्थलीय या भूमिज निक्षेप, जिसके उपभाग हमने विभाजित किए। उसके बाद में आता ज्वालामुखी पदार्थ या निक्षेप। ज्वालामुखी पदार्थों का जो निक्षेप होता है, राख है, धूल है, कंकड़ पत्थर है, गोलासम है, उनका जो महासागरों के अंदर निक्षेप होता है, वो सारा ज्वालामुखी का निक्षेप। नंबर 2 पर पहला स्थलीय या भूमिज निक्षेप, दूसरा ज्वालामुखी के पदार्थ, उनका निक्षेप। उसके बाद में आता है जैविक पदार्थों का निक्षेप। जैविक पदार्थों के निक्षेप में आता है नेरेटिक निक्षेप। क्या है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करें। नेरेटिक निक्षेप, प्लेजिक निक्षेप। और इन नेरेटिक और प्लेजिक जो निक्षेप है, इसको फिर आगे 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। पहला है चूना प्रधान उज। इस जो प्लेजिटिक निक्षेप है, जो इसके अंदर जो होते हैं, वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में होते हैं। और पंख के रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं, पंख होते कांप, बिल्कुल बारीक पदार्थों की जो होती है, बारीक कणों की, जो जोहड़ के अंदर आपने देखा होगा। अक्सर आप समुद्र के किनारे साइड नहीं गए होंगे, लेकिन जोहड़ में, गांवों के अंदर जो अपने पशुओं का जो स्विमिंग पूल होता है, जोहड़ तालाब कह देते हैं, छप्पड़ कह देते हैं आप पंजाबी के अंदर, है ना, पोखर कह देते हैं उसको। तो वो जो जोहड़ होती है, उसमें जो कांप बचती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक चिकनी और बहुत पतली और बहुत महीन बारीक कणों की होती है। उसको क्या है, पंख को दरअसल में उज कहते हैं। क्या कहते हैं, उज। तो ये जो उज होती हैं, ये चूना प्रदान हो सकती हैं। चूना प्रदान में टेरोपाड उज और ग्लोबी जेरिना उज। ये क्या है, इनके बारे में अपने एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पहला था स्थलीय या भूमिज निक्षेप, दूसरा ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप, तीसरा जैविक पदार्थ तथा निक्षेप, जिसमें नेरेटिक निक्षेप और प्लेजिक निक्षेप। उसमें चूना प्रधान उज, जिसमें टेरोपाड उज और ग्लोबीरे जेरिना उज। और उसके बाद में है सिलिका प्रधान। एक तो चूना प्रधान का हो गया और एक सिलिका प्रधान उज हो गया। तो ये जो सिलिका प्रधान उज है, इसके अंदर रेडियो लेरियन उज और डाइटम उज कह सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपने बात करेंगे। अब ये हो गए 3 प्रकार, जैविक पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ और स्थलीय पदार्थ। उसके बाद में अजैविक या अकार्बनिक पदार्थों का निक्षेप भी महासागरों के अंदर होता है, जिसमें लाल मृत्तिका और उल्का धूल। उल्कापात जो होता है, उसकी कई बार धूल होती है या उल्कापात पहुंच जाता है, तो महासागरों के अंदर जो उल्कापात गिर जाती हैं कई बार उल्काएं, तो उससे भी जो निक्षेप होता है, वो भी धूल के कारण जो निक्षेप होता है पवन के द्वारा, वो भी महासागरों के अंदर निक्षेप शामिल करते हैं। तो ये 4 भाग हमने निक्षेप के बांटे। पहले बात करते हैं अब पहले भाग की, तलीय या भूमिज पदार्थ। स्थल भाग के अंदर जो धरातलीय अक्षय हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो स्थल भाग से पवन के द्वारा या पानी के द्वारा या नदियों के द्वारा जो बहकर के महासागरों तक पहुंचते हैं किसी कारण से, किसी वजह से, उनको भूमिज पदार्थ या स्थलीय पदार्थ कहते हैं। उनमें सबसे पहला आता है बजरी। बजरी के कणों का आकार जो है, वो 2 से 256 256 मिलीमीटर। अब यहां ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक वैसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका बजरी का जो आकार है, वो क्या है, 2 से 256 मिलीमीटर। और बजरी आप लोगों ने देखा होगा, हम घरों में प्रयोग में लेते हैं,
अपने जो चिनाई का काम करते हैं, पक्की चिनाई का काम करते हैं, उसमें हम बजरी का प्रयोग करते हैं। तो आपने सबने देखी होंगी। तो बजरी कणों के आधार पर जो 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है, वो बजरी में शामिल किया जाता है। इससे जो बड़ा होता है थोड़ा, उसको गोलासम कहते हैं। आपने देखा होगा बजरी के अंदर बहुत गोल-गोल ऐसे मिलते हैं, आपने देखा होगा। तो उनको गोलासम कहते हैं। और जो इससे थोड़ा बड़ा व्यास वाली होती है उसको गोलासमिका, मतलब वो थोड़ा और बड़ा हो गया गोलासमिका। और जो उससे थोड़ा बड़ा है वो गुटिका, वो टुकड़ों के अंदर होंगी, गुटिका कहते हैं। और जो 2 से 3 मिलीमीटर व्यास कण वाले जो होते हैं कणिका, उनको कणिका कण बोलते हैं अलग-अलग बजरी के। तो ये बजरी जो समझ गए होंगे आप लोग, ग्रेवल जो 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाले होते हैं। रेत, रेत का जो व्यास होता है वो 1/16 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर जो है उसका भी 1/16वां भाग, 1 मिलीमीटर जो है उसका 1/16वां भाग, तो इसका मतलब बहुत बारीक कण, तो उसको रेत कहते हैं। रेत आप जानते हो, प्राय प्राय आपने बालू मिट्टी का देखा होगा, जो भी है बजरी ब्रेती जो होती हैं वो भी उसी रेत में शामिल करते हैं, और बालू मिट्टियां वो भी उसी रेत में शामिल होती हैं। तो ये भी अलग अलग कण के आधार पे होती है। सिल्ट, मृत्तिका या पंख, दरअसल में 1 मिलीमीटर का जो 8,192 भाग हो, मतलब बिल्कुल बारीक एकदम महीन, जिसको आप यूं कह ही नहीं सकते, पाउडर मान सकते हो आप, पाउडर की तरह हो, जो मैंने बताया ना कांप, जो जौहर के अंदर, पोखर के अंदर जो कांप मिलती है, वो उसको मृत्तिका कहते हैं। बिल्कुल छोटे, बिल्कुल बारीक कण वाली महीन जो ऐसी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं या सिल्ट कहते हैं। ये ध्यान रखें, सिल्ट का मतलब मृत्तिका, और मृत्तिका वो पंख का, सांप का वो भाग जो बिल्कुल एकदम बारीक कणों वाला होता है। ठीक है ना? इसके बाद में इस जो मृत्तिका है, मृत्तिका के बाद में आता है पंख। तो मृत्तिका, सिल्ट और पंख लगभग एक जैसे ही हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनमें, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस कारण से ये एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद में आते पंख, पंख में आता है नीली पंख। नीली पंख के अंदर सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त जो चट्टानें होती हैं, सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त चट्टानें होती हैं, उनके जो पदार्थ बिल्कुल बारीक महीन एकदम कांप जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, उन उनको जो अपने नीली पंख बोलते हैं। उनका रंग नीलापन लिए हुए होते हैं, और इसमें चूने का जो अंश होता है वो 35% पाया जाता है। उसके बाद में लाल पंख, लाल पंख लोहे के ऑक्साइड कण युक्त जो चट्टानें होती हैं, जो विकसित होकर के लगातार घर्षण होकर के, जैसे सन्नी घर्षण बताया था ना आपको, अपघर्षण, अपघर्षण का मतलब वो खींचते हुए चलती हैं चट्टानों को, और सन्नी घर्षण का मतलब वो कहीं कण और बारीक होते जाते हैं, मृत्तिका में या पंख में बदलते रहते हैं, या सिल्ट में बदलते रहते हैं। वो लाल रंग का होता है, और इसमें चूने इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत होता है वो 32% होता है। नीली पंख के अंदर सोने का होता है 35% तक, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंश जो होता है वो 32% तक होता है। और लोहे के ऑक्साइड युक्त कणों से जो युक्त चट्टानें होती हैं, उनकी ये लाल पंख बनती है। हरी पंख, नीली पंख का जो सागरीय रासायनिक निक्षेप होता है, आपने देखा होगा जोहड़ के ऊपर हरी हरी काई आती है ना, कमोदनी जिसको बोलते हैं। अब हरी हरी जो काई आती है, उसके साथ में मिलकर के, या वैसे आपने देखा होगा जोहड़ का पहले नीला नीला कांप दिखेगा आपको, कई जगह जैसे लोहे के ऑक्साइड वाला कण होते हैं या लाल मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, तो वहां पर आपको लाल मृत्तिका, लाल पंख मिलेगा, है ना, लाल सिल्क मिलेगी। लेकिन उसका रंग जब जोहड़ के पानी के साथ में रासायनिक क्रियाएं हो जाती है अन्य चीजों से, तो फिर उसका रंग हरा हो जाता है। तो जो नीली पंख है, उसके साथ में जो सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण जो रंग परिवर्तन होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? हरी पंख हो जाता है, हरी मृत्तिका हो जाता है, हरी सिल्क हो जाता है। इसमें पोटेशियम सिलिकेट और लोहा दोनों चीजें पाई जाती हैं, लोहे के ऑक्साइड और पोटेशियम सिलिकेट दोनों पाए जाते हैं। और इसमें ग्लाइकोनाइट 7 से 8% तक पाया जाता है। पोटास का अंश जो होता है 5% होता है, और चूने का अंश लगभग इसमें 50% तक पाया जाता है। तो ये थे पंख। तो आपको समझ में आया होगा, स्थल भूमि के द्वारा जो निक्षेप होता है महासागर के अंदर, जो रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं महासागरों के अंदर, उनमें पहला बजरी, फिर रेत, सिल्ट,
मृतिका और पंख, पंख में नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख, ये सब चीजें शामिल करते हैं। आपने देखी ये चीजें। अब इसके बाद में आता है ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सागरों के किनारे होते हैं वहां पर जो बड़े बड़े कणों वाले ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कणों जो विस्फोट गोले आते हैं उनको बम बोलते हैं। छोटे छोटे जो मटर के दाने के समान आते हैं उनको लेपिली बोलते हैं। जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर हमने किया था तो उसमें आपको ये सारी बातें हमने बताई थी। गोलासम बोलते हैं, बम बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से जो आते हैं वो महासागरों के अंदर जो निक्षेपित होते हैं या उसका धुआं निकलता है, राख निकलती है, वो हवा के माध्यम से महासागरों के अंदर निक्षेपित होती है, वो सारी की सारी ज्वालामुखी रेत कहलाती है। ज्वालामुखी रेत के द्वारा जो निक्षेप होता है या महासागरों के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, जैसे प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है, वो प्रधान बहुत बड़ा ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ये चीजें हमने पहले करी भी हैं और अब द्वारा भी आपको बता रहे हैं। ज्वालामुखी पदार्थ से निर्मित जो निक्षेप होता है वो। उसके बाद में आता है जैविक कार्बन, कार्बनिक पदार्थ। जो जैविक पदार्थों का निक्षेप होता है या कार्बनिक पदार्थों का जो निक्षेप होता है वो क्या है? दरअसल में इस कार्बनिक पदार्थों के जमाव का स्रोत स्वयं सागर है। जैविक पदार्थों का जो निक्षेप का जो स्रोत है ना, वो स्वयं सागर है। सागर कैसे है? इसको दो भागों में हमने बांटा है। कैसे? जैसे एक तो जीवों के अस्थि पिंजर, जो जीवों के अस्थि पिंजर होते हैं, वो जीवों के जो खोल होते हैं वो जो महासागरों के अंदर ही सड़ते गलते हैं, जो निक्षेपित होते हैं। और एक होता है महासागरीय वनस्पति, जो महासागरों के अंदर जैसे शैवाल है, छोटी वनस्पति है, जलीय पौधे हैं, उनका जो अवशेष बचता है या वो खत्म हो जाते हैं, सड़ते गलते हैं, वो सारे के सारे। तो महासागर खुद ही जो कार्बनिक पदार्थों का निक्षेप वाला क्षेत्र है, स्रोत है, वो महासागर खुद है। सागरों के अंदर स्वयं में इन जैविक निक्षेपों का आधार है, जैविक निक्षेप होते हैं उसके द्वारा। अब इसको दो भागों में बड़े तरह बांटा है। एक तो तलवासी, जो महासागर के किनारे होते हैं उनके पास में पाए जाते हैं तलवासी, जो जिनको नेरिटिक पदार्थ बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? नेरिटिक मैटर, नेरिटिक पदार्थ बोलते हैं। और जो दूसरा सागरस्थ, जो सागर के अंदर जो पाए जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं या जैविक पदार्थ हैं, वो जो निक्षेप होता है सागर के अंदर, उनको प्लेजिक मैटर, प्लेजिक पदार्थ बोलते हैं उनको। तो अब पहले बात करते हैं अपने तट या तलवासी या नेरिटिक पदार्थों का निक्षेप। अब ये है क्या? दरअसल में जो महासागरों का जो महाद्वीपीय मगध तट होते हैं, जहां महाद्वीपों का अंत होता है और सागर की शुरुआत होती है, उसको महाद्वीपीय मगध तट बोलते हैं। मगध तट जो जल से जलमग्न रहते हैं, लगभग उनमें लहरें आती रहती हैं और रेत बिछती रहती है। उन पदार्थों के पास में जो भूमि का जो आवरण पाया जाता है, उनके पास में जो जीवों के टुकड़े हैं, कोष हैं, या रेडियो लेरिया के अस्थि पिंजर हैं, स्पंज हैं, कंटिका है, चूना प्रधान है या अम्ल प्रधान वनस्पति है, उनके अवशेष वहां पाए जाते हैं महाद्वीपों के मगध तट के पास। तो महाद्वीपों के मगध तट के पास में जो ये चीजें पाई जाती हैं, इन चीजों के अंदर जो अगाध सागर के अंदर जो पाए जाते हैं, ये तो हो गए महाद्वीपीय मगध तट के पास में। महाद्वीपीय मगध तट के पास में नेरिटिक पदार्थ या नेरिटिक मैटर जो पाए जाते हैं, उनमें दरअसल में भूमि का जमाव का आवरण पाया जाता है, क्योंकि उसके साथ में स्थल भाग लगता है। स्थल भागों के पास में जो नदियों के द्वारा भी आता है, और महासागरों के जीव ऐसे होते हैं जो तट के पास में अपने अंडे वगैरह देते हैं, बच्चे वगैरह देते हैं, और तटीय भागों के पास में बिल्कुल एकदम मगध तट, महाद्वीपीय मगध तटों के पास में जो उनके खोल बच जाते हैं, उनका जो जमाव होता है वो नेरिटिक निक्षेप में आते हैं। अब अगाध सागरीय या प्लेजिक मैटर, प्लेजिक पदार्थ क्या है? जो महासागरों के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं या जो शैवाल निर्मित जो पदार्थ होते हैं, जो पंख के रूप में पाए जाते हैं, कांप के रूप में पाए जाते हैं, महीन कणों के रूप में पाए जाते हैं, उनको उज कहते हैं। अब ये उज है क्या? उज को फिर आगे दो प्रकारों में बांटा है और फिर उनके उप विभाजन। पहला प्रकार है उज का चूना प्रधान उज। ये अपने अगाध सागरीय, मतलब सागर के मध्य के अंदर, जो सागर के बीच में, जो सागर की गहराई में जो पंख पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, सिलिका पाए जाते हैं, सिल्ट पाई जाती है, मृतिका पाई जाती है, जो शैवालों के द्वारा निर्मित होती है, उनको उज कहते हैं। और वो उज
वहां बीच में पाए जाते हैं। तो उनमें चूना प्रधान उज पहला है। चूना प्रधान उज के अंदर क्या होता है, ये ज्यादा गहराई में, ये 1000 से 2000 कदम की गहराई में पाए जाते हैं महासागरों के अंदर। इनको फिर आगे दो भागों में बांटा है, ये क्योंकि ये बहुत गहराई में नहीं पाए जाते। कारण ये है कि चूना प्रधान जो निक्षेप होते हैं वो शीघ्रता से पानी में घुल जाते हैं, महासागरीय जल के अंदर शीघ्रता से घुल जाते हैं। तो फिर इनका निक्षेप ज्यादा नहीं कह सकते कि वो नीचे पड़े रहे या वो रहे। तो वो क्या है, 1000 से 2000 कदम की गहराई में ही पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं पाए जाते। तो इस कारण से इनको फिर आगे दो भागों में बांटा है, एक तो टेरापोड उज। अब टेरापोड उज जो है वो मोलस्क जीव जो होते हैं उनके निर्माण में विशेष महत्वपूर्ण है, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होती हैं वो 80% तक पाई जाती हैं। इन जीवों के कोष बिल्कुल पतले होते हैं, जिनकी व्यास 1.5 इंच की होती है, और ये ज्यादातर गर्म जल वाले जो क्षेत्र होते हैं 300 से 1000 कदम के बीच की गहराई में ये पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट 80% तक पाई जाती हैं, जिनको टेरापोड उज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरापोड उज कहते हैं। फिर 2 नंबर पे आता है ग्लोबिजेरिना उज। ग्लोबिजेरिना उज जो होता है इसका निर्माण मुख्य रूप से तो चूना प्रधान जीव के कोष से होता है, लेकिन इनका रंग दूधिया सफेद और इनका रंग नीला भी हो जाता है, भूरा पीला हरा भी होता है। ये अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, विशेष रूप से ये दूधिया रंग के होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका रंग दूधिया सफेद ही पाया जाता है। लेकिन इनमें नीला है, भूरा है, पीला है, हरा है, ये रंग भी हो सकते हैं। इनकी जो रासायनिक संरचना होती है उसमें कैल्शियम जो होती है वो 64.47% तक पाई जाती है। इनमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 64.47% तक होती है। सिलिका तत्व जो होते हैं वो 1.64% तक पाए जाते हैं, और खनिज जो होते हैं वो 3.33% तक पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज जो ग्लाइकोनाइट होता है, इसके अलावा क्वार्टज, अब्रक आदि खनिज पदार्थ भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, प्राय प्राय। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये भी इसमें पाए जाते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। तो ग्लोबिजेरिना उज जो है वो 64.4% कैल्शियम, सिलिका तत्व 1.64%, खनिज 3.33% तक, और उनमें ग्लाइकोनाइट और इसके अलावा क्वार्टज, अब्रक और आदि खनिज भी मिलते हैं। तो ये ग्लोबिजेरिना उज है जो मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोष होते हैं। तो ये हमने अभी आपके सामने बातें रखी। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, उनमें नेरिटिक निक्षेप और प्लेजिक निक्षेप। प्लेजिक निक्षेप में हमने चूना प्रधान के 2 भाग किए, और अब कल सिलिका प्रधान उज और आगे का जो भाग बच गए, जो 2 भाग बच गए, उनके बारे में हम कल चर्चा करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।